सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, हमारी शिक्षा की स्ट्रीम में ये हमारा छठा भाग है और किस प्रकार वर्तमान शिक्षा प्रणाली दलित शोषित विरोधी है, आज हम इसके बारे में आपको समझाना चाहेंगे। हमारी वीडियो को साथियों, हमारा बहुजन समाज और जो भी पसंद करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट साथियों ज़रूर पास करें। जय भीम साथियों। मानवीय शिक्षा मानवीय जीवन को सार्थक, उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बनाने में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। शिक्षा समानतः दो प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ पर दोनों ही प्रकार की शिक्षा महत्वपूर्ण है, अनौपचारिक भी और औपचारिक शिक्षा भी। ये वर्तमान में दोनों शिक्षाएं साथियों बहुत ज़रूरी हैं, जिनके मजबूत आधार पर ही मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास करता है। जो भी मनुष्य का विकास होता है साथियों, वो शिक्षा के बल पर ही होता है। शिक्षा जितनी ज़्यादा आदमी ग्रहण करेगा, मनुष्य करेगा, उतना वो जीवन में आगे की तरह अग्रसर होगा। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली उस समय के हिसाब से श्रेष्ठ थी तथा विश्व में भी ख्याति प्राप्त थी। तथागत बुद्ध के समय में भारत विश्व गुरु कहलाता था। धीरे धीरे मनुष्य की परिस्थितियां बदली, उसकी ज़रूरतें बदली, उसके विकास करने के आयाम बदले। सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अन्य अव्यवहारिक अमानवीय बंदिशों के समाज में प्रचलन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली ही बदल डाली। आजकल के हिसाब से वर्तमान शिक्षा प्रणाली और जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें साथियों जमीन आसमान का अंतर है। आजकल आधुनिक शिक्षा है। प्राचीन बुद्ध के समय में कुछ अलग शिक्षाएं थी। उस समय जो शिक्षाएं हमारे विश्वविद्यालय में दी जाती थी वो अलग थी। आज शिक्षा का वो अलग है। परिस्थितियां बदली, उनकी ज़रूरतें बदली, उनके विकास करने के आयाम बदले, जिसके कारण समाज का एक विशेष वर्ग तो शिक्षा एवं शिक्षा तंत्र पर हावी हो गया, वहीं दूसरा उसी समाज का एक वर्ग शिक्षा व्यवस्था से जानबूझकर कोसों दूर कर दिया गया। देखा साथियों, एक शिक्षा प्रणाली ही इस ढंग की बनाई गई कि हमारा बहुजन समाज उस शिक्षा से कोसों दूर रहे। जब शिक्षा ही हम तक नहीं आएगी तो साथियों हम आगे की तरफ को अग्रसर कैसे होंगे? क्योंकि शिक्षा ही, बाबा साहब ने बोला ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। जब उस दूध को पिएंगे ही नहीं हम तो दब्बू बन के तो रहना ही। आदमी नहीं समझेगा, वो पैसे की तरफ मुड़ जाता है। आदमी, एक तो हम आर्थिक कमज़ोर हम लोगों को बना दिया गया कि हम पैसे की तरफ को, हमारा समाज ज़्यादा, कोई पैसा देता है तो उसके लग जाता है। उसको ये नहीं समझ में आता, अपनी विवेक बुद्धि से काम नहीं ले पाता कि क्या काम हम लोगों के लिए सही है, कि किस काम से हम लोगों की जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, वो किस काम से हमारे कि ऐसा काम क्यों करें कि हमने तो अपना जीवन जी लिया, हमारे बच्चे वैसा अच्छा आज़ादी का जीवन ना जी पाए। इस कारण समाज में अमानवीय, अव्यवहारिक और समाज व्यवस्था को दूषित करने वाले तत्व, शक्तियाँ उत्पन्न हो गई। वैदिक, उत्तर वैदिक, गुप्त, राजपूत, अरब, तुर्क, अफगान, अंग्रेज़ों के समय में भले ही शिक्षा प्रणाली में सुधार करने हेतु समय समय पर आयोग बनाए गए हों, किंतु शिक्षा तंत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया। हर चीज़ में साथियों बदलाव हो गया, मगर शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा तंत्र में, शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसीलिए हम कहते हैं ना साथियों, इसीलिए हम समझाते हैं, इसीलिए मैंने स्ट्रीम चालू कर रखी है
कि किस प्रकार बहुजनों को शिक्षा से दूर रखा गया। हमें साथियों वो ज्ञान नहीं दिया गया जो ज्ञान हम लोगों को, हमारे बच्चे या हम लोग उस ज्ञान को लेकर आगे की ओर बढ़ सकें। पढ़ने के बाद भी सरकार की व्यवस्था ऐसी थी कि हम लोगों को नई नौकरियां मिली, अच्छी नौकरियां नहीं मिली। तो ये सब साथियों एक बहुत बड़ा महाषड्यंत्र, षड्यंत्र नहीं, महाषड्यंत्र, जिसके कारण भारतीय समाज के जिस वर्ग का शिक्षा पर नियंत्रण था उसका नियंत्रण बरकरार रहा, तथा भारतीय समाज का जो वर्ग शिक्षा से वंचित था वह वंचित रहा। तो साथियों कौन सा वर्ग है ये वंचित वाला? जो वर्ग शिक्षा से वंचित रहा वो कौन सा वर्ग है साथियों? आज स्वर्ण समाज कहता है हमारी मेरिट है। क्या मेरिट है? हम लोग तो आज 1950 के बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। 1950 के बाद भी हम लोग पढ़ लिख के, जबकि शिक्षा प्रणाली भी इस ढंग की इन्होंने अपने हिसाब से बना रखी है। तो इस फिर भी हम लोग पढ़ लिख के आज इनसे कंधे से कंधा लगाकर हम लोग खड़े हैं, और ये हम लोगों को कहते हैं कि आपके क्या मेरिट? साथियों जिन लोगों को, जिन समाज को बिल्कुल ऐसा तिरस्कार करके रखा गया कि इतनी किसी की हिम्मत नहीं थी कि आँख उठा के बात कर ले, ये ऐसे लोग, ऐसा समाज है कि जिसको जानवर से भी बदतर रखा गया, आज वो पढ़ लिख कर उनके बराबरी में कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। संवैधानिक जीवन बाबा साहब ने जो हमें 1950 के बाद जो जीवन दिया, उस जीवन को वो समझने लगा है। बाबा साहब की किताबें पढ़कर, बाबा साहब के अपने बुद्धिजीवी, अपने महापुरुषों को पढ़कर आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हमें संवैधानिक जीवन के बारे में ज्ञात हुआ। साथियों मैं सभी अपने बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक जीवन जो बाबा साहब ने दिया उस जीवन को आप अपनाइए। बड़े से बड़े समस्याएं जो होंगी आपकी, सब बाबा साहब की इस कलम से, बाबा साहब ने ये जो कलम हमारे हाथ में दी है, इस कलम से साथियों हम हर चीज़ को पा सकते हैं। कोई जितना मर्जी अत्याचार करे, आज देखिए हम प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहते हैं, हम नहीं डरते। क्यों डरेंगे? जब बाबा साहब ने हमें हमारे हाथ में ये कलम दी है और हमें संवैधानिक ज्ञान दिया है। पूरा देश, पूरा भारत उस संविधान से चलता। साथियों जो भी इस अपने दिमाग से बाबा साहब के संविधान से अलग उसको चलाना चाहता है, तो वो इस चीज़ ध्यान रखिए कि आप एक असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं और आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्योंकि केवल जो संविधान के अंदर लिखा है वही सत्य है। बाकी जो लोगों ने आडंबर बना रखा है, लोग धर्म को लेकर, धर्म सबका अपना निजी स्वार्थ है। आर्टिकल 25 बाबा साहब ने लिखा इसलिए कि आप कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, उसको किसी को कोई रोकथाम नहीं है। आज कोई मान रहे हैं, कल कोई मान रहे हैं, परसों कोई मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं साथ में। ये हमें आर्टिकल 25 कोई भी धर्म मानने का हमें अधिकार देता है। आज भारतीय शिक्षा दो भागों में बट गई है। दो भाग कौन से साथियों? भारतीय ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था एवं भारतीय नगरीय शिक्षा व्यवस्था। एक तो जो ग्रामीणों में, जो गांवों में शिक्षा दी जाती है, और एक जो शहरों में शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से शिक्षा दो भागों में साथियों बट गई है। दोनों व्यवस्थाओं में देखने में अंतर साफ नज़र आता है। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर मिड डे मील ने पूरी तरह ध्वस्त कर दी है। मिड डे मील साथियों गाँवों में आप देखेंगे लोग पढ़ने कम जाते हैं, वो मिड डे मील खाने ज़्यादा जाते हैं। जो खाना मिलता है उस खाने को लोग, किताबें नहीं होंगी बैग के अंदर पर थाली बैग के अंदर जरूर। तो इससे स्कूल को एक खाना खाने का स्थान बना दिया, पेट भरने का स्थान बना दिया, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। शिक्षक पढ़ाने की बजाय मिड डे मील पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। ज़्यादा ध्यान कैसे केंद्रित करता है कि उनको सारा दिन तो शिक्षकों को पढ़ाने के लिए तो उनको मिड डे मील का इतना, चावल कितना लाना है, दाल कितनी लानी है, ये कितना लाना है, पानी कितना लाना है, बच्चे को
कितने बच्चे हो जाएंगे, उसमें कौन कौन सा पौष्टिक आहार देना है। तो टीचर जो है वो तो इसी में सारे दिन उलझे रहते हैं साथी, वो क्या पढ़ाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली दलित शोषित वर्ग के लिए विरोधी है। उधर जो भी गिने चुने छात्र विद्यालय आते हैं वे पढ़ने पर कम, खाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखा जाती है, वो पढ़ने की तरफ कम ध्यान देते हैं और खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में सिर्फ खाना पूर्ति ज़्यादा हो रही है, चूँकि अधिकांश ग्रामीण स्तर पर यह पाया गया है कि अध्यापक छात्र संख्या के हिसाब से नहीं है। अब 500 बच्चों पे गांव देहात में 1-2 मास्टर दे दिए, 2 सर दे दिए, तो उनको क्या उनको पढ़ाएंगे। वो तो खाली बच्चों के खाने की व्यवस्था में वो बिजी रहते हैं। तो साथियों, इस और भी हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो भी अध्यापक होते हैं वो पढ़ाने से के अतिरिक्त बाकी कामों को पूरा करना अपनी पहली प्राथमिकता समझते हैं। केंद्र सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत ग्रामीण शिक्षा के सुधार पर जो नहीं दिया गया, जो नहीं दिया, यानी सरकार ही नहीं चाहती। अन्यथा आज स्वतंत्र हुए भारत को 67 वर्ष, अब तो साथियों ये जो बुक लिखी उस टाइम 67 होगा, अब तो 78 वर्ष से ज़्यादा हुए हैं, पर आज भी यही हालत है शिक्षा की। इससे भी बदतर हालत हो गई है। अभी कोरोना के टाइम से अभी तक 51,000 स्कूल एक बंद हुए थे, सरकारी स्कूल, और 21,000 स्कूल यूपी के अंदर अभी बंद होने की एक खबर आई थी। तो यही है साथी, ये नहीं चाहते कि बहुजन समाज शिक्षा लेगा तो उनकी आंख में आंख मिलाकर बात करेगा। वो नहीं चाहते जिस समाज को हमने जानवर से बदतर रखा, आज वो हमसे आंख से आंख मिलाकर बात करे। ये केवल हमारा संविधान जो बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिए हैं, ये केवल उसके कारण है। वरना साथियों, आज भी हम वहीं उसी दलदल में फंसे रहते हैं। अन्यथा आज स्वतंत्र हुए 78 वर्ष बीत गए, अभी तक ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक शिक्षा जन जन तक नहीं पहुंच पाई। एक सोची समझी साजिश के तहत प्राथमिक शिक्षक के ऊपर इतना भार डाल दिया है कि बाकी काम पूरे करने के चक्कर में वह अपने मूल कर्तव्य को प्रदान करना भूल जाता है। कुछ प्राथमिक विद्यालयों में तो स्कॉलर लेते कुछ प्राथमिक विद्यालयों में तो स्कॉलर लेते से समय छात्र हस्ताक्षर की जगह अपना अंगूठा ही लगा देता है। इतनी बुरी हालत है साथियों कि जब स्कॉलरशिप आती है तो वो लेने के लिए तब साइन करने पड़ते हैं, वो साइन ना करके वो अपना अंगूठा लगाते हैं। ऐसे छात्रों की स्थिति है, बच्चों की स्थिति ऐसी है। अब जो बच्चा अंगूठा लगाए तो क्या उसका स्कूल जाना और क्या नहीं जाना। यही चाहते हैं कि हम लोग ज़िंदगी भर बस अंगूठा फेंक रहे हैं। तो ये क्या लिखते हैं, इन्होंने क्या लिखा है इतने सालों में, तो ये कुछ पढ़ ना पाएँ। जब पढ़ेंगे नहीं तो उनको कैसे पता लगेगा वो झूठ है या सही है। जब हम कोई चीज़ को पढ़ेंगे तभी तो हमें पता लगेगा वो सही लिखी है या गलत लिखी है। सही और गलत का विश्लेषण करने के लिए ही शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसमें सुधार हेतु सरकार को करना चाहिए कि पहला क्या क्या करना चाहिए इसके सुधार के लिए। साथियों, शिक्षक छात्र संख्या का उचित अनुपात स्थापित हो। शिक्षक पूरे होने चाहिए। हर कक्षा को पढ़ाने हेतु पृथक शिक्षक हो। मिड डे मील योजना को तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि इससे छात्र कम और शिक्षा तंत्र में लगे लोगों को अधिक स्वास्थ्य लाभ होता है। भोजन पाठ्यक्रम को बदलकर बच्चों की रुचि के हिसाब से समय के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। 5वां, शिक्षक की जवाबदेही तय हो कि उसमें वो क्या कर रहा है। अगर उसको गवर्नमेंट पैसे दे रही है और बहुजनों को पढ़ाने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए उसको पैसा दिया जा रहा है, तो वो क्या
उसका इंस्पेक्शन हो, वो शिक्षक पढ़ाने लायक है, अगर उसने बच्चों को क्या पढ़ाया, क्या शिक्षा दी। छठा, ग्रामीण नगरीय स्तर पर पाठ्यक्रम एक जैसा होना चाहिए, यानी गांव में और नगरों में सब में एक जैसा सब्जेक्ट, एक जैसा सिलेबस होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, तब ही ग्रामीण नगरीय छात्रों के प्राप्त ज्ञान में भेद मिटा पाएंगे। ग्रामीण छात्रों के अंदर व्यापक हीन भावना को खत्म कर पाएंगे। फिर ग्रामीण अभिभावक भी अपने बच्चों को ग्रामीण स्तर पर ही पढ़ाने की सोचेगा और सर्व शिक्षा अभियान का सपना साकार हो पाएगा। माध्यमिक स्तर पर भारतीय ग्रामीण व नगरीय शिक्षा व्यवस्था में ढेर सारी कमियां व्याप्त हैं। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि गांव में और शहरों में एक जैसा सिलेबस होना चाहिए। अब होता क्या है कि जो पैसे वाले हैं साथी, वो तो अपने बच्चों को यहाँ से इधर से बाहर विदेशों में भेज देते हैं, या अच्छे प्राइवेट स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में, अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने के लिए डाल देते हैं अपने पैसे के जोर पे। पर हमारा बच्चा, हमारा बहुजनों का जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, तो वो कैसे उससे कंपटीशन कर पाएगा साथियों? आप ही बताओ। नहीं कर पाएगा, कदापि नहीं कर पाएगा। अब इसलिए हमारे बच्चे IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बहुत कम अनुपात में बन पाते हैं साथियों। जब ये शिक्षा का लेवल बराबर होगा तो भेदभाव भी मिटेगा। जब DM का बच्चा, मंत्री का बच्चा, सबका बच्चा एक ही स्कूल में जाएंगे, एक ही जैसी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो उनका जो मनोबल है वो भी साथियों बढ़ेगा और बराबरी पर आने के लिए उनका उत्साह होगा, भेदभाव मिटेगा। माध्यमिक स्तर पर भारतीय ग्रामीण व नगरीय शिक्षा व्यवस्था में ढेर सारी कमियां व्याप्त हैं। क्या क्या कमियां साथियों? माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम बोझिल व परंपरागत है, मतलब जो परंपराएं चल रही हैं, जैसे पिछले जो 50वें बाबा साहब ने ख़त्म कर दिया, सब शून्य कर दिया बाबा साहब ने संविधान लिख के, फिर भी वो परंपराएं अभी तक लागू हैं। यानी संविधान पूरा लागू नहीं होने देते, क्योंकि अभी तक भी हमारे देश के ऊपर वो लोग बैठे हैं जो कि सामंतवादी सोच के हैं, जो मनवादी सोच के हैं। उन लोगों से साथियों कंधे से कंधा मिलाकर केवल और केवल आज बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी ही लड़ पाते हैं। जो अम्बेडकरवादी अपने को कहते हैं वही लोग उनसे लड़ना, मतलब ऐसे नहीं है कि जूत बजाई करनी है कोई, नहीं। लड़ना मतलब विचारों की लड़ाई। साथियों अम्बेडकरवादी जो भी है, जो भी कोई भारत के अंदर अम्बेडकरवादी है, वो विचारों की लड़ाई लड़ते हैं। शिक्षक छात्र संख्या का निश्चित अनुपात में रहना चाहिए। तीसरा, शिक्षक नियुक्ति व्यवस्था में बदलाव करके सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। मेरिट व्यवस्था शिक्षक नियुक्ति का कोई आधार नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना साथियों कि हमारी मेरिट है, हमारी मेरिट इतनी है, हमारी मेरिट इतनी, कोई मेरिट नहीं है। उनका जो शिक्षा के उनके ज्ञान के आधार पर शिक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। हर शिक्षक की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि उसने बच्चे को क्या किया, क्या नहीं किया। बच्चा पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ पा रहा तो क्यों नहीं पढ़ पा रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा, बच्चे की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो क्यों नहीं समझ में आ रही। शिक्षक उसको समझाने लायक है या शिक्षक खाली अपनी तनख्वाह से मतलब रखता है। पांचवा, माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक स्तर पर बैकलॉग को पूरा किया जाना चाहिए। सरकार इसे पूरा करने में सख्ती दिखाए। मुख्यतः हाई स्कूल व इंटरमीडिएट स्तर पर स्वकेंद्र व शिक्षा प्रणाली खत्म की जाए। ये जो हाई स्कूल हैं, जो इंटरमीडिएट, उनके स्वकेंद्र, जो इनके टीचरों के जो अपने ट्यूशन सेंटर हैं, जो टीचरों ने स्कूल में तो पढ़ाते नहीं, उन्होंने अपने ट्यूशन सेंटर वो कर रखे हैं, कमाई करते हैं, बच्चों से पैसे लेते हैं 500 रुपये, 1000 रुपये की आप आइए, और उसी ने जो पढ़ाना है उसी ने आपको नंबर देने स्कूल के अंदर। तो ये सारा ख़त्म होना चाहिए। शिक्षकों को ट्यूशन पढ़ाने का बिल्कुल अधिकार ख़त्म करना चाहिए। सातवां, इस स्तर पर
व्यापक ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर, ये जिस हिसाब से इन्होंने ठेकेदारी बना रखी कि स्कूल के बाद उसके बाद बच्चों को कि आप हमसे पढ़ सकते हैं, हमारे घर पे आइए, या हम आपके घर पे आते हैं पढ़ाने के लिए। माँ बाप को प्रेशराइज़ किया जाता है, पेरेंट्स को, कि ये बच्चे हमसे पढ़ेंगे तो बच्चे आगे ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो ये हिसाब सारा टीचरों का तो पढ़ाने का, बिल्कुल ट्यूशन पढ़ाने का बिल्कुल इनको अधिकार इनका छीन लेना चाहिए। ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते क्योंकि गवर्नमेंट ये इनको सरकारी तनख्वाह मिल रही है। उन्होंने एक माफिया के ढंग से ट्यूशन सेंटर बना दिए। इस स्तर पर व्यापक ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर नकल माफियाओं को सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान किया जाए, क्योंकि ये एक तो छात्रों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, दूसरा अभिभावकों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। देखा साथी। 8वां, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। जितना भी सिलेबस है उसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए कि सबको ये पढ़ना बहुत अनिवार्य है। सबको ये जो सिलेबस है ये पढ़ना बहुत अनिवार्य है। ग्रामीण व नगरीय छात्र के भेद को ख़त्म कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम इनके भेद को, जो भेदभाव है, जो शिक्षा में भेदभाव है, जो बोलते हैं मैरिड है, हमारी मैरिड है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो साथियों, ये था मेरा आज का छठा भाग कि वर्णवादी किस प्रकार से नहीं चाहते कि हम लोग पढ़ें। शिक्षा का जो भी भेदभाव है साथियों, ये ख़त्म करना बहुत अनिवार्य है, तभी हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आगे की ओर अग्रसर होगी। नहीं तो साथियों फिर वहीं पे हम लोगों को दोबारा वहीं गुलामी की तरफ हमें झोंकने का पूर्ण प्रयास है। पर अब हमारा संविधान है, इनके पास साथियों सत्ता है, सब कुछ है, कितने वकीलों की टीम है, जजों की टीम है इनके पास, फिर भी ये बाबा साहब के मकड़ जाल को ये तोड़ नहीं पा रहे। और अब तो इनके कुछ भी लग जाए, अब वो जो ये चाह रहे हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अम्बेडकरवादी इनसे कंधे से कंधा मिलाकर अपने हौसले के उस पर इनके साथ खड़ा है और इनकी हर बात का जवाब देता है। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, हम अपने बहुजन समाज के लिए अच्छे से अच्छी जो भी बुक्स हैं, किताब्स हैं, उनमें से अपने ढूंढ के आप लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़, हमें ये नहीं है कि हमें कितने सब्सक्राइबर मिले या कितने हमें वो मिले, हमें उससे मतलब नहीं है। ये किताबी ज्ञान हमारे बच्चों तक, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ये किताबी ज्ञान हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए। बाबा साहब की यही आखिरी वो थी कि हमारे बच्चे और हमारा समाज शिक्षित बने, संघर्ष करे और संगठित रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों।